हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2। और फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 1 हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था, जो कि जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले जाकर उसे देखिए, तब जाके आप इस वाले वीडियो लेक्चर में आना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या क्या होते हैं। तो गाइस जनरली जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एक बार फोर्स का रिव्यू कर लेते हैं। फोर्स आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो जैसे जनरली जो फोर्स होता है, हमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, जो फोर्स हमें होते हैं कि पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना। जैसे है ना कि मैं बुक उठा रहा हूँ, तो बुक उठा रहा हूँ तो मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मैं ब्लैक वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो पुश और पुल को फोर्स कर, इसमें इस बोर्ड पे पुश कर रहा हूँ तो मेरा एक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। मैं मार्कर पकड़ रहा हूँ तो मेरा फोर्स लग रहा है। जैसे बॉल है, बॉल आ रही है मेरे को, मैं उसको पुल करता हूँ तो लग रहा है ना फोर्स। जैसे हम पुल करते हैं उसमें फोर्स लग रहा है। तो जनरली जो छोटी क्लास में पढ़ा था कि पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने में पाँव से फोर्स लगता है, तो वो भी एक क्या है, फोर्स ही तो है। तो डेली लाइफ हम फोर्स से देखते हैं। तो हमें पढ़ाया गया था कि पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में आके हम थोड़ा सा फोर्स की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। तो हम बोलेंगे कि जो फोर्स है, हम बोलेंगे फोर्स इज एन इंट्रैक्शन। फोर्स इज एन इंट्रैक्शन दैट चेंज the state of एनी मैटर, एनी बॉडी बोल सकते हैं। दैट चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। यहाँ पर स्टेट वर्ड का मीनिंग हुआ, स्टेट का मतलब हुआ कि बॉडी की दो स्टेट हो सकते हैं। या तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है, रुकी हुई से हो सकती है, या बॉडी किस में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। अब यहाँ पर जो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगेन मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। तो फोर्स इज एन इंट्रैक्शन, फोर्स एक टाइप का इंट्रैक्शन है दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बॉडी का स्टेट, बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है। तो रेस्ट से हमने बॉडी को पुल किया, हमने फोर्स लगाया पीछे से, हमने उसको पुश किया, तो क्या हुआ, बॉडी की रेस्ट से किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जैसे अगर मैं अभी खड़ा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ, कोई आके मुझे पीछे से धक्का मार देता है, धक्का मारा तो इसका मतलब मैं क्या हो जाऊँगा, मैं अपने रेस्ट पोजिशन से किस में आ जाऊँगा, मोशन में आ जाऊँगा। तो वही चीज़ है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना, आइदर रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना। अब कैसे, कोई क्रिकेट बॉल अगर हमारी ओर को आ रही है, जैसे मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, बॉल आई, मैंने पाँव से उसको फोर्स लगाया या हाथ से फोर्स लगाया, तो मैंने क्या किया, उसको रेस्ट में ला दिया। इसका मोशन की स्टेट को मैंने क्या किया, रेस्ट में लाया। तो वही चीज़ यहाँ पर है, रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन ये हुई, फोर्स इज एन इंट्रैक्शन दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट आइदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। तो दोनों में उसको चेंज कर सकते हैं। होप आपको फोर्स क्लियर हुआ होगा। अब जो फोर्सेज हैं हमारे, जो हम अपने आसपास देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स देखते हैं। देखो जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते समय हमें क्या करना पड़ता है, अपने थाई से मतलब मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। मैं मार्कर उठा रहा हूँ तो इसमें फोर्स लग रहा है, मेरा क्या लग रहा है, हाथ से लग रहा है तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ऐसी डिफरेंट टाइप्स के फोर्स, जैसे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर का चुंबक लिया होगा आपने, चुंबक देखा होगा, उस चुंबक में अगर हम आसपास जाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, मतलब अलग ही टाइप का इंट्रैक्शन होता है उसमें, तो वो भी एक टाइप का फोर्स हो गया। या दो चार्जेस बॉडी को हम पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है, एक टाइप का फोर्स लग रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स लगते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स कैसे अराइज होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स कहाँ से आते हैं, कैसे अराइज होते हैं। जैसे एप्पल गिर रहा है, मतलब पेड़ से एक सेब गिरा, या कोई जब बॉल ऊपर को फेंकते हैं, नीचे को आया, तो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स जो अराइज होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स हमारे अराइज होते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर से। अब फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर क्या होते हैं, तो गाइस जनरली जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर होते हैं। और हमारा एनसीईआरटी का प्रॉपर टॉपिक भी है कि फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल फोर्सेज कितने होते हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं फोर्सेज। वो क्या क्या होते हैं हमारे 4 टाइप के। तो जो पहला फोर्स होता है हमारा, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
तीसरा हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ जो टाइप का हमारा होता है, फोर्थ टाइप जो होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब हम इन फोर्सेस के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे, वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, क्या ग्रेविटेशन फोर्स होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो गाइज चलिए पढ़ते हैं ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर हम सिंपल वर्ड में डेली लाइफ में देखें तो हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर को फेंकते हैं दोबारा नीचे आ जाती है। इट मीन्स अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट अर्थ क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो चलिए ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनकी मास की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ये है, मतलब एक मान लो मार्कर है और एक कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, मतलब एक अर्थ है। अर्थ को ऑब्जेक्ट ही मानते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है। मार्कर को अगर मैं नीचे को गिराऊंगा तो अर्थ इसको नीचे की ओर को अट्रैक्ट करती है। तो ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हमें बताया था वो हमें बताया था न्यूटन साहब ने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। ये हमारे क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब ग्रेविटेशन फोर्स कैसे डिपेंड करता है मास पे। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, सपोज करो दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है m1 और इसका मास है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है दोनों मासों के प्रोडक्ट पे, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया इस फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है ये जो फोर्स होता है यूनिवर्सल फोर्स होता है, मतलब आप इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, मतलब अर्थ पे कहीं पर चले जाओ यूनिवर्स में, तो ये फोर्स वहाँ पर भी एक्ट करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है और दूसरी जगह जाके नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हर जगह पे एक्ट करता है। नेक्स्ट है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो ये फोर्स होता है, इससे जो चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जो नेचर के जो चार फंडामेंटल फोर्स हैं, उन फोर्स में सबसे वीक फोर्स जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब ये फोर्स केवल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में केवल अट्रैक्शन से ही लगता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन रहा होगा तो मतलब वो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। दूसरा ये फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब बहुत दूर तक लग सकता है। लॉन्ग रेंज का मतलब कहाँ, मतलब समझो कि ये अर्थ है, अर्थ से ऊपर मतलब स्काई में जो प्लैनेट्स हैं हमारे वहाँ तक एग्जिस्ट करता है। मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। होप आपको क्लियर समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जल्दी आपने देखा होगा ना, मैंने कहा कि लाउड स्पीकर का अपने ही मैग्नेट लिया होगा तो मैग्नेट के बीच में एक फोर्स लगता है, तो वो क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, ये जो बना है दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्ज जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज पार्टिकल है, दोनों किसी पे चार्ज, दो चार्ज है उन पे, उन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों की मिक्स डेफिनेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो मिक्स डेफिनेशन होगी वो होगी हमारी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, वो चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं था, उसमें कोई पार्टिकल आ जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। कैसे, अगर दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, देखो ये फोर्स, जैसे हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और ये फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होगा, अगर मेरा चार्ज अनलाइक चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज पॉजिटिव है और एक पे चार्ज नेगेटिव है, तो अनलाइक फोर्स हो गया। एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक चार्ज हो गया। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या दो मैग्नेट के दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे अगर लाइक पोल हो गए, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को मिलाएंगे तो क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करता है। वही है, अनलाइक चार्ज होगा,
अगर अनलाइक चार्ज है तो ये फोर्स क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। और अगर चार्ज मेरा लाइक चार्ज है, अगर चार्ज लाइक है, कैसे, प्लस प्लस माइनस माइनस, या ये कह सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। तो अगर मेरा चार्ज लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज होगा तो ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और अनलाइक चार्ज होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। और ये फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब मेरे चार्ज पार्टिकल अपोजिट होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो मेरा अट्रैक्टिव होगा, लाइक चार्ज होंगे तो मेरा क्या होगा, रिपल्सिव होगा। नेक्स्ट, इसका मैग्नीट्यूड जो दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जो इसका मैग्नीट्यूड दिया था हमें कूलम ने दिया था, इसे कूलम्स लॉ भी कहते हैं। कूलम एक हमारे फिजिसिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, जो आप 12th में पढ़ोगे। ये कूलम ने हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए एक फोर्स दिया था। वो फोर्स क्या होता है, उन्होंने कहा था कि दो चार्ज पार्टिकल अगर हमारे पास ए और बी है, अगर ए पे चार्ज है मेरा Q1 मान लो और इस पे चार्ज है Q2, और दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ऐसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारा ये, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब जो सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहेंगे तो हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट है हमारा ये जो फोर्स है ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर का जो फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स बाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगेन द फोर्स विच बाइंड्स, या हम ये बोल सकते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव force which binds the proton and neutron inside the nucleus is called strong nuclear force। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, याद रखना न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, बाइंड करता है। जनरली आपको पता होगा एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये बाहर जो होता है हमारे, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस में इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स बाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बोलते हैं। ये जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बाइंड करता है, ताकि वो न्यूक्लियस से दूर ना भाग जाए, उनको बाइंड करे रखता है। तो ये जो होता है हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये हमारा जो होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये जो हमारा होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है हमारा। जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो लगता है, तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, तो इतने सेंटीमीटर 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। कैसे, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लगता है। ये जरूरी है कि दो पार्टिकल हमारे चार्ज होंगे, जैसे हमने पढ़ा चार्ज होंगे। जैसे न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो फोर्स होता है प्रोटॉन के ऊपर भी लगता है, न्यूट्रॉन के ऊपर भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर भी लगता है। इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। नेक्स्ट, ये जो फोर्स होता है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स होता है हमारा, ये फोर्स जो होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड कर एग्जिस्ट करता है, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करता है। दूसरा, ये जो फोर्स होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻15 मीटर ही होती है। एटम कितना छोटा होता है? तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और छोटा होगा, तो उस छोटे से रेंज में लगता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जबकि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। जरूरी इसके लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगता है। नेक्स्ट मैंने कहा कि इस यूनिवर्स का कहे या 4 फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है हमारा, वो हमारा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के 4-5 पॉइंट है, इनको क्लियर कर लेना। फोर्थ नंबर का फोर्स जो है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारे क्या होता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। तो जब न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आप क्लास 12 में पढ़ाऊंगा आपको मैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बीच में जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उस टाइम पे कुछ पार्टिकल इमिट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सुना होगा आपने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डीके होता है तो उस डीके के टाइम पे कुछ पार्टिकल इमिट्स होते हैं, तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उससे हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब कैसे बता रहा हूँ, जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है बीटा डीके होता है न्यूक्लियर प्रोसेस, या एक टाइप की क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इससे बीटा डीके में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। बीटा डीके में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वैसे एक और पार्टिकल होता है हमारा न्यूट्रिनो। तो जब कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पे हमारा बीटा डीके एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस टाइम पे जब हमारा क्या होता है कि दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या होता है एक दूसरे से अलग होते हैं, इमिट करता है। तो बीटा डीके में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये न्यूट्रिनो होता है, ये न्यूट्रिनो एक टाइप का न्यूट्रॉन की तरह या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह एक पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। ये चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्जलेस होता है और मासलेस होता है, इसका कोई मास भी नहीं होता है। तो मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक दूसरे से क्या रहते हैं? बाइंड रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक दूसरे से जिस फोर्स से बाइंड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक दूसरे से जिस फोर्स से बाइंड रहते हैं उसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि न्यूक्लियर फिनोमिनाज में जब दो पार्टिकल एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहाँ पर दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो हमारा क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर प्रोसेस का न्यूक्लियर रिएक्शन से हो सकती है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे रिएक्शंस को। रेडियो एक्टिव डीके के टाइम पे जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उससे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक दूसरे से बाइंड है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से जो ब्रेक होंगे एक दूसरे से अलग होंगे, वो कौन से फोर्स की वजह से होते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को जो फोर्स बाइंड करता है वो क्या होता है? हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ये भी हमारा क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये भी हमारा क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और ये फोर्स भी हमारा वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है सेकंड नंबर पे। कैसे? क्योंकि जो पहले नंबर पे जो वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स होता है लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो जो ये फोर्स क्या कहा मैंने? न्यूक्लियर प्रोसेस में लगता है। न्यूक्लियर प्रोसेस के टाइम पे जो फोर्स लगता है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये फोर्स भी होता है शॉर्ट रेंज, क्योंकि न्यूक्लियर साइड में ही लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिनोमिना में लग रहा है, तो मतलब मान लीजिए 10⁻⁻15 या -16 तक के रेंज में लगता है ये फोर्स। तो जो इसकी रेंज होती है शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 भी हो सकते हैं, और बहुत से बुकों में 10⁻⁻16 भी लिखा है इसको। इतने मीटर की रेंज में लगता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये वीकेस्ट फोर्स होता है लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो सेकंड नंबर जो वीकेस्ट फोर्स होगा वो कौन सा होगा? हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो गाइज अब इन चारों फोर्सेस को एक साथ कंपेयर करते हैं। तो पहला सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कौन सा था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और लास्ट कौन सा बोलता है? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सब में सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद वीक कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद वीक कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इन फोर्सेस का रेशियो होता है, ये 1:10⁻25, रेशियो 10⁻36,
रेशियो 10 की पावर 38, ये इनका रेशियो होता है।